तो पीपीटी दिख रही है स्क्रीन पे? विजिबल है? हाँ देखिए। हाँ आ रही है? हाँ नजर आती है। तो लास्ट लेक्चर में हमने टेक्सचर रिसोर्स व्यू देखे, उसके अलावा दूसरी भी एक चीज देखे थे, स्वैपिंग के बारे में हमने देखे उससे पहले वाले लेक्चर्स में, ठीक है। देन फॉर्मेट्स किस तरह से होते हैं टेक्सचर्स के, वो सारी चीजें देखे, डेप्थ देखे, एक और एक चीज देखे हमने कल। उसके बाद देखो आज का न्यू टॉपिक है तुम लोगों का मल्टी सैम्पलिंग थियरी। ना व्हाट इज मल्टी सैम्पलिंग? नीचे फिगर दिख रही होगी, उस फिगर को चलो, because the pixels on a monitor are not infinitely small, an arbitrary line cannot be represented perfectly on the computer monitor। देखो जब भी तुम लोग कोई ग्राफिक्स क्रिएट करते हो तो अगर वो पर्टिकुलर चीज को अगर तुम जूम आउट पोजीशन में देखते हो तो तुमको एकदम क्लियर पिक्चर विदाउट ब्लरेशन तुमको नजर आती है, ठीक है। कंप्लीट पिक्चर तुमको एक परफेक्ट सिचुएशन में नजर आती है। बट अगर तुम लोग कोई ऐसी चीज क्रिएट कर रहे हो जिसमें पिक्सल्स का ज्यादा यूज है, जैसे यहाँ पे एक लाइन क्रिएट की गई है, तो ऊपर वाली लाइन को अगर तुम देखो, अगर हम लोग एक लाइन का एग्जांपल ले जहां पे पिक्सल्स छोटे नहीं है, अगर तुम मॉनिटर का रिजोल्यूशन हाई करके देख रहे हो तो पिक्सल्स की साइज उतनी छोटी नहीं रहती। तो अगर तुम एक छोटी सी चीज क्रिएट कर रहे हो तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आता है जिसमें तुमको ऐसे स्टेयरकेस जैसा इफेक्ट नजर आएगा, सीढ़ियों जैसा, ठीक है। तो वो एक लाइन परफेक्ट लाइन नहीं क्रिएट होती, वो एक ऊपर नीचे जैसे जिगजैग वे में एक लाइन क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये एक इशू आता है जब तुम इस तरह का कुछ इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हो। तो अगर उसको हम क्लोजली देखें तो इस तरह का इफेक्ट की वजह से वो इमेज जो है वो थोड़ी ब्लर हमको नजर आती है। तो ये इशू सॉल्व करने के लिए मल्टी सैम्पलिंग थ्योरी का यूज किया जाता है, ठीक है। इसको एलियासिंग इफेक्ट भी हम लोग बोलते हैं, और जब इसके ऊपर कुछ ऐसी टेक्निक लगाई जाती है जिससे इस इशू को सॉल्व किया जाए तो उसको एंटी एलियासिंग टेक्निक्स कहते हैं। तो बहुत तरह के एंटी एलियासिंग टेक्निक्स होते हैं, उसी में से एक मल्टी सैम्पलिंग थियरी है, ठीक है। तो देखो फिगर 4.4 illustrates a stair tape aliasing effect which can occur when approximating a line by matrix of pixels. Similarly, aliasing effects occurs with the edges of triangles। तो ये नॉर्मली जब तुम लोग ट्रायंगल या फिर रेक्टेंगल जैसी कोई चीज क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे ये चीज देखने को मिलती है। तो जो कॉर्नर्स रहेंगे रेक्टेंगल के और ट्रायंगल के, वो कॉर्नर्स पे मोस्टली ये इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। तो अगर ऐसी कोई चीज हैपन हो रही है तुम्हारे शेप में या फिर तुम्हारे ऑब्जेक्ट में, अगर एलियासिंग इफेक्ट आ रहा है तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। मतलब एक तरह से वो बहुत ही अजीब लगता है और इमेज तुम्हारी जो है वो ब्लर होके नजर आती है। तो इस इमेज को सॉल्व करने के लिए, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है उसको हम लोग मल्टी सैम्पलिंग बोलते हैं। देखो ऑन द टॉप वी ऑब्जर्व एलियासिंग द स्टेयर स्टेप इफेक्ट व्हेन ट्राइंग टू रिप्रेजेंट अ लाइन बाय मैट्रिक्स ऑफ पिक्सेल्स। ऑन द बॉटम वी सी एन एंटी एलियास लाइन। अब नीचे की लाइन को देखो, which generates the final color of a pixel by sampling and using its neighboring pixels. This results in a smoother image and dilutes the stair step effect। तो जब हम लोग सैम्पलिंग की टेक्निक लगाते हैं, सुपर सैम्पलिंग एक होता है, एक मल्टी सैम्पलिंग होता है, एक आगे देखेंगे। तो जब हम सैम्पलिंग की टेक्निक इस पे लगाते हैं तो वो पिक्सल्स को एक तरह से कलर्स में मर्ज करता है। जो उसके नेबरिंग पिक्सल का कलर रहेगा और जो करंट पिक्सल का कलर रहेगा, तो उनके जो एजेस रहेंगे उनको मर्ज किया जाता है। सपोज अगर नेबरिंग पिक्सल का कलर रेड है और करंट पिक्सल का कलर ग्रीन है तो उन दोनों पिक्सल के कलर्स को मर्ज किया जाएगा। इससे क्या होता है, अलग अलग कलर के पिक्सल जिगजैग ना होते हुए एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। सैम्पलिंग टेक्निक में क्या करते हैं, तुमको ये चीज पता होगी कि पिक्चर में या कोई भी इमेज जब क्रिएट करते हो तो हर एक पिक्सल का कलर डिफरेंट होता है, और यही पिक्सल के कलर का डेटा हम लोग 2D टेक्सचर वाले मैट्रिक्स में स्टोर करते हैं, राइट। ये चीज हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे हैं। तो हर एक पिक्सल का डिफरेंट कलर होता है। तो हर एक पिक्सल के कलर को जब मर्ज किया जाएगा तो ये जो जिगजैग वाला पोजीशन बन रहा है ये नहीं बनेगा, और एक स्मूदन आउट इमेज तुम लोगों को मिलेगी, जिसकी वजह से जो तुम्हारा एलियासिंग इफेक्ट है वो कम होके एक स्मूथ एक प्लेन लाइन तुम लोगों को नजर आएगी, ठीक है। तो ये सेकंड जो लाइन दिख रही है वहां पे सैम्पलिंग अप्लाई करने के बाद जो पिक्चर आती है। अब इस चीज को अगर जूम आउट करके देखा जाए तो वो स्टेयरकेस इफेक्ट जो है वो नहीं नजर आता, एक स्मूथ और एक प्लेन लाइन नजर आती है, ठीक है। तो दिस इज द यूज ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। नाउ सी,
Shrinking the pixel sizes by increasing the monitor resolution can alleviate the problem significantly to where the stair-step effect goes largely unnoticed. तो देखो इसका और एक सॉल्यूशन होता है कि तुम लोग पिक्सल की साइज को श्रिंक कर दो और उसका जो मॉनिटर का रेजोल्यूशन है उसको इंक्रीज कर दो। तो मॉनिटर का रेजोल्यूशन जब तुम लोग इंक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली जो श्रिंकन पिक्सल्स की साइजेस है वो तुम लोगों को कम होकर नजर आएगी। दैट मीन्स ब्लर नहीं नजर आएगी। तो इससे क्या होगा, जो तुम्हारा स्टेयरकेस इफेक्ट तुम लोगों को दिख रहा है वो खत्म हो जाएगा और एक स्मूदन आउट इमेज फिर भी तुम लोगों को नजर आएगी। तो और एक सॉल्यूशन क्या चीज है उसका कि पिक्सल साइज को श्रिंक कर दो और मॉनिटर के रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर दो। इससे क्या होगा, जो तुम्हारा पिक्सल का साइज है वो छोटा हो जाएगा और जो जिगजैग वाला जो एलियासिंग जो इफेक्ट आ रहा है वो कम होकर नजर आएगा। ठीक है, बट ये चीज बहुत ही कम केसेस में यूजफुल होती है कि कुछ ही ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे तुम ये टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो। हर बार ये टेक्निक जो है ये काम नहीं आती। कौन सी टेक्निक? पिक्सल के साइज को श्रिंक कर दो और मॉनिटर के रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर दो। व्हेन इंक्रीजिंग द मॉनिटर रेजोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल और नॉट इनफ, वी कैन अप्लाई एंटी एलियासिंग टेक्निक्स। तो ऐसे टाइम पे जब मॉनिटर का रेजोल्यूशन बढ़ाना और पिक्सल की साइज को श्रिंक करना पॉसिबल नहीं है या फिर इनफ नहीं है, स्टिल अगर एलियासिंग इफेक्ट दिख रहा है, देन वी यूज एंटी एलियासिंग टेक्निक्स। तब हमें एंटी एलियासिंग टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, वन technique called super sampling works by making the back buffer and depth buffer 4 times bigger than the screen resolution। तो उसमें और एक टेक्निक है एंटी एलियासिंग टेक्निक्स में, दैट इज कॉल्ड अ सुपर सैम्पलिंग। सुपर सैम्पलिंग में क्या होता है, देखो जो बैक बफर है और डेप्थ बफर, ये चीज हमने कल देखे। डेप्थ बफरिंग में बैक बफर और डेप्थ बफर क्या होते हैं, तो दोनों बैक बफर और डेप्थ बफर को 4 टाइम्स बिगर किया जाता है स्क्रीन रेजोल्यूशन के मुकाबले में। ठीक है, तो जब बैक बफर और डेप्थ बफर को 4 टाइम्स बड़ा करेंगे तो ऑब्वियसली जो पिक्सल्स है वो इतने ब्लर नहीं नजर आएंगे, जो एलियासिंग इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको कहते हैं सुपर सैम्पलिंग। ठीक है, उसके बाद देखो द 3D सीन इज देन रेंडर्ड टू द बैक बफर एट दिस लार्जर रेजोल्यूशन। तो फिर जो 3D सीन तुम लोग क्रिएट करोगे वो इस लार्जर रेजोल्यूशन में रेंडर किया जाएगा। तो अगर इतना हायर रेजोल्यूशन रहेगा, जो हायर रेजोल्यूशन है उससे भी 4 टाइम्स ज्यादा, ठीक है, तो इतने हायर रेजोल्यूशन में ऑब्वियसली जो ब्लर आउट वाली जो सिचुएशन हुई है वो रिड्यूस हो जाएंगी, वो नजर नहीं आएगी। Then when it comes time to present the back buffer to the screen, the back buffer is resolved or downsampled such that 4 pixel block colors are averaged together to get an averaged pixel color. In effect, super sampling works by increasing the resolution in software. तो देखो यहाँ पे जो नीचे फिगर दिख रही है इसमें तुम लोगों को सुपर सैम्पलिंग के बारे में समझाया गया है। तो अगर एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का एग्जाम्पल ले लो। देखो फिगर ए में तुम लोगों को स्क्वायर के जो 3 साइड्स है, ठीक है, एक साइड को लीव करके जो 3 साइड्स है, क्या कर रहे हैं वो लोग, जो पिक्सल के कलर रहते हैं उसको एक तरह से मर्ज किया जाता है। देखो द बैक बफर इज रिजॉल्व्ड और डाउन सैंपल सच दैट 4 पिक्सल ब्लॉक कलर्स आर एवरेज टुगेदर टू गेट एन एवरेज पिक्सल कलर। तो जो चारों पिक्सल का कलर था, अलग अलग कलर, एक तरह से उनको मर्ज किया जाएगा ताकि एक सिंगल कलर मिल सके उन पूरे ब्लॉक्स का। ठीक है, देखो एक स्क्वायर को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, तो 4 ब्लॉक्स में से 3 जो ऊपर के दिख रहे हैं वो कलर है जिनको हम लोग मर्ज करेंगे, जिससे क्या होगा, एक सिंगल कलर बनेगा, जिससे जो ब्लर आउट इमेज या फिर जो जिगजैग वाली पोजीशन है वो नहीं बनेगी। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, अगर अलग अलग कलर के ब्लॉक्स रख रहे हो तो वो एक तरह से अलग अलग सीक्वेंस नजर आ रही है, राइट। पूरी लाइन एक कंप्लीट 1 लाइन नजर नहीं आएगी, अलग अलग कलर्स नजर आएंगे। लेकिन अगर एक ही कलर के ब्लॉक्स तुम लोग लाइन में लगाओ तो वो एक सिंगल लाइन के तौर पे नजर आएगा। तो सेम टेक्निक यहाँ पे यूज की जाती है, जो अलग अलग पिक्सल के कलर्स होते हैं उनको एक साथ मर्ज करके एक डिफरेंट कलर बनाया जाता है, जिससे जो जिगजैग वाली जो पोजीशन है वो रिड्यूस हो जाती है। उसको एंटी एलियासिंग टेक्निक कहते हैं, जो सुपर सैम्पलिंग में मोस्टली होती है। तो यहाँ पे सुपर सैम्पलिंग का इफेक्ट दिया गया है कि 4 जो ब्लॉक्स थे उनको मर्ज करके एक सिंगल ब्लॉक बना। तो फिगर बी में देखो एक सिंगल कलर अब दिख रहा है पूरा, मतलब एक ही कलर में वो ट्रांसफॉर्म हो गया। We consider 1 pixel that crosses the edge of the polygon। ठीक है, तो देखो the green color evaluated at the pixel center is stored in the 3 visible subpixels that are covered by the polygon. The subpixel in the 4th quadrant is not covered by the polygon and so does not get updated with the green color. It just keeps its previous color computed from the previously ड्रॉन ज्योमेट्री और द क्लियर ऑपरेशन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्क्वायर तुम लोगों को दिख रहा है उसमें जो 3 डॉट्स तुम लोगों को दिख रहे हैं वो ग्रीन कलर के डॉट्स है। ठीक है,
ग्रीन कलर के डॉट्स वो लोग ले रहे हैं। तो अब ये ग्रीन कलर और जो फोर्थ जो व्हाइट कलर में तुमको स्क्वायर दिख रहा है वो एज पे है, मतलब वो स्क्वायर के बाहर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो स्क्वायर के बाहर वाला पोर्शन है उसको हम लोग ने मर्ज नहीं किए या फिर उसका कलर हमने इंक्लूड नहीं किए। जस्ट जो 3 ऊपर के टॉप स्क्वायर्स दिख रहे हैं उसके ग्रीन कलर को मर्ज करके देन कंबाइन किए किसके साथ, जो फोर्थ तुम्हारा स्क्वायर दिख रहा है उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इफेक्ट मिलेगा मिक्सड अप इफेक्ट रहेगा। बी में देखो, टू कंप्यूट द रिजॉल्व पिक्सल कलर वी एवरेज द 4 सब पिक्सल्स, 3 ग्रीन पिक्सल्स एंड 1 व्हाइट पिक्सल टू गेट अ लाइट ग्रीन अलोंग द एज ऑफ द पॉलीगॉन। तो फिगर में, सेकंड फिगर में हमने क्या किया, जो 3 डार्क ग्रीन थे उसको फोर्थ वाले पिक्सल से मर्ज किए। जो फोर्थ वाला पिक्सल का कलर था वो व्हाइट कलर था, तो जब उसको डार्क ग्रीन के साथ व्हाइट को मर्ज किया गया तो वो ऑब्वियसली लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट होके एक लाइटर शेड दे रहा है, ठीक है। तो वो अब एज अ होल एक कंप्लीट स्क्वायर दिख रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज सुपर सैम्पलिंग। अब देखो नीचे, सुपर सैम्पलिंग इज एक्सपेंसिव बिकॉज इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ पिक्सल प्रोसेसिंग एंड मेमोरी बाय 4-fold। अब देखो सुपर सैम्पलिंग तो बहुत यूजफुल टेक्निक है, लेकिन जब इसको यूज करते हैं हम लोग तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, एज वेल एज उसकी मेमोरी बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। तो एक्सपेंसिव और मेमोरी ज्यादा लेने की वजह से सुपर सैम्पलिंग हर कोई यूज नहीं कर सकता। तो ये एक डिसएडवांटेज है सुपर सैम्पलिंग का। अब 2 टेक्निक्स हमने देखे। पहली टेक्निक क्या थी, जिसमें तुम लोग पिक्सल के साइज को श्रिंक कर देते हो। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आती है। ठीक है, तो देखो 2 टेक्निक्स हमने स्टार्टिंग में देखे। एक टेक्निक जिसमें पिक्सल साइज को हम लोग श्रिंक कर रहे थे और मॉनिटर के रेजोल्यूशन को बढ़ा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, एंटी एलियासिंग टेक्निक वहां पे एक अप्लाई हो रही थी, जिससे एलियासिंग इफेक्ट कम हो रहा था। उसके बाद दूसरी टेक्निक देखे सुपर सैम्पलिंग की, जहां पे हम लोग पिक्सल्स के कलर को मर्ज करते हैं, जो भी हमारे कॉर्नर्स होते हैं, एक तरह से हम लोग रेजोल्यूशन को हायर कर देते हैं 4 टाइम ज्यादा, किसका, डेप्थ बफर और बैक बफर का। और उसके बाद हम लोग पिक्सल के कलर्स को मर्ज करके उस चीज को अप्लाई करते हैं, तब भी ये चीज क्या होती है, एंटी एलियासिंग इफेक्ट एक हो गया और एलियासिंग इफेक्ट को ये कम कर देता है, ब्लर आउट कर देता है। तो इससे ये एक चीज पता चली कि सुपर सैम्पलिंग जो है ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, एज वेल एज ये मेमोरी ज्यादा ले रही है, ठीक है। तो हर कोई सुपर सैम्पलिंग को यूज नहीं कर सकता। अब देखो, डायरेक्ट 3D supports a compromising anti-aliasing technique called multi-sampling, which shares some computational information across subpixels, making it less expensive than super sampling। तो इसके अल्टरनेट में, क्योंकि सुपर सैम्पलिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, काम तो बहुत अच्छे से कर रही है, बट एक्सपेंसिव होने की वजह से उसकी एक कॉम्प्रोमाइजिंग टेक्निक बनाई गई जिसको मल्टी सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है, विच शेयर सम कंप्यूटेशनल इंफॉर्मेशन अक्रॉस सब पिक्सल्स, मेकिंग इट लेस एक्सपेंसिव देन सुपर सैम्पलिंग। तो कुछ फीचर्स ये सुपर सैम्पलिंग के ले रही है और इसको लेस एक्सपेंसिव बना के मार्केट में लाया गया। अब देखो, assuming we are using 4 times multi-sampling, 4 subpixels per pixels, sampling also uses a back buffer and depth buffer 4 times bigger than the screen resolution। सेम चीज मल्टी सैम्पलिंग में हो रही है। मल्टी सैम्पलिंग भी क्या कर रहा है, 4 टाइम्स मल्टी सैम्पल कर रहा है। दैट मीन्स क्या, जो बैक बफर है और डेप्थ बफर है उसको 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और स्क्रीन रेजोल्यूशन को बढ़ा रहा है। However, instead of computing the image color for each subpixel, it computes it only per pixel at the pixel center and then shares that color information with its subpixels based on the visibility। बट यहाँ पे डिफरेंस देखो अब क्या है। तो मल्टी सैम्पलिंग में क्या हो रहा था, हर एक ब्लॉक, जो पिक्सल का हर एक ब्लॉक है उसके कलर को मर्ज करके फिर जो फोर्थ ब्लॉक था उससे मर्ज करके एक सिंगल कलर बनाया जा रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे हर ब्लॉक में कंप्यूटेशन परफॉर्म नहीं होगा। जो सेंटर का ब्लॉक रहेगा, सेंटर के ब्लॉक में जो कलर रहेगा उसी पे कंप्यूटेशन परफॉर्म होगा, वहीं पे मर्ज होंगे सारे कलर्स और फिर जो कलर बनेगा वो
प्रीवियस जो बाजू के जो सब पिक्सेल्स रहेंगे उनमें शेयर किया जाएगा। तो एक यूनिक कलर बनेगा और वो सारे पिक्सेल्स को वही कलर अप्लाई कर दिया जाएगा। मतलब क्या, कंप्यूटेशन सिर्फ एक ही बार परफॉर्म हो रहा है, जबकि बैक बफर और डेप्थ बफर दोनों का रेजोल्यूशन 4 टाइम्स यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटेशन सिर्फ एक ही टाइम पे परफॉर्म हो रहा है, इसीलिए ये एक्सपेंसिव भी नहीं ज्यादा होगा, एज वेल एज इसमें मेमोरी भी ज्यादा नहीं लगेगी। तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टी सैम्पलिंग। The depth of stencil test is evaluated per subpixel and coverage does the subpixel center lie inside or outside the polygon। देखो नीचे फिगर दी हुई है, आई गेस, सॉरी दिस वन ओनली। तो यहाँ पे जो तुम लोगों को सुपर सैम्पलिंग वाली इफेक्ट की जो फिगर दिख रही है, सेम फिगर को अगर तुम लोग कंसिडर करो मल्टी सैम्पलिंग के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ कंसिडर करना है कि जो सेंटर का ब्लॉक रहेगा उसी ब्लॉक में जो तुम्हारा कंप्यूटेशन है वो परफॉर्म होगा, और वही ब्लॉक से जो कलर रिलीज होगा वो बाकी के सब पिक्सल्स पे अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे कंप्यूटेशन सिर्फ एक ही बार हो रहा है, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ी, और एक सिंगल कलर बाकी सब पिक्सल्स को हम लोग फिर से मर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम भी बच रहा है, कॉस्ट भी बच रही है, और मेमोरी भी सेव हो रही है। तो इसीलिए ये लेस एक्सपेंसिव है। दैट्स व्हाई वी मतलब जो मल्टी सैम्पलिंग की थियरी होती है उसको ज्यादा लोग यूज करते हैं एज कम्पेयर टू सुपर सैम्पलिंग। और जो दूसरी टेक्निक थी वो तो रेयर केसेस में कि कभी अप्लाई कर सकते हैं, कभी वो चीज काफी नहीं होती, इनफ नहीं होती, तो सुपर सैम्पलिंग का यूज करना पड़ता है। बट सुपर सैम्पलिंग एक्सपेंसिव होने की वजह से हम लोग सुपर सैम्पलिंग का भी ज्यादातर लोग यूज नहीं करते, मल्टी सैम्पलिंग का मोस्टली यूज करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टी सैम्पलिंग। क्लियर है? मल्टी सैम्पलिंग समझ में आई? इज इट क्लियर? हाँ समझा। ठीक है। नाउ सी मल्टी सैम्पलिंग इन डायरेक्ट 3D। अब डायरेक्ट 3D जो सॉफ्टवेयर तुम लोग यूज करने वाले हो, डायरेक्ट एक्स का ही एक वर्जन डायरेक्ट 3D तुम्हारा। तो अगर इसमें तुम लोगों को यूज करना है मल्टी सैम्पलिंग, तो किस तरह से यूज की जाती है देखो। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल बी रिक्वायर्ड टू फिल आउट अ DXGI सैम्पल डेस्क स्ट्रक्चर। तो देखो जो फॉर्मेट यहाँ पे यूज होता है मल्टी सैम्पलिंग में वो कौन सा है? DXGI, ठीक है, डायरेक्ट टेक्स्ट का सैम्पल डेस्क स्ट्रक्चर। डेस्क बोले तो ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है, सैम्पल डेस्क स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर हैज 2 मेंबर्स एंड इज डिफाइंड एज फॉलोज। अब ये स्ट्रक्चर के 2 मेंबर्स होते हैं। एक तरह से जब तुम लोग प्रोग्रामिंग करोगे तो ये चीज काम में आएगी, बट ये हम लोग प्रोग्राम करके नहीं देखने वाले, ये सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है, ठीक है। हम लोग C# में प्रोग्रामिंग करने वाले, विच इज द इजियर पार्ट देन C++, ठीक है। तो ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है। देखो तो इसमें 2 मेंबर्स होते हैं। टाइप डिफाइन करना है स्ट्रक्चर DXGI सैम्पल डेस्क, ये तो कॉमन रहेगा बिकॉज वी आर डिफाइनिंग दिस स्ट्रक्चर विद दिस फॉर्मेट, ठीक है। तो 2 मेंबर्स कौन से हैं? uint count एंड uint quality, ठीक है। अब देखो uint count एक मेंबर अलग है और uint quality एक मेंबर अलग है। नीचे देखो, द काउंट मेंबर स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ सैंपल्स टू टेक पर पिक्सल एंड द क्वालिटी मेंबर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डिजायर्ड क्वालिटी लेवल, ठीक है। व्हाट क्वालिटी लेवल मींस कैन वेरी अक्रॉस हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स। अब देखो जो काउंट मेंबर है वो किस लिए यूज होता है? कितने सैंपल पर पिक्सल हमको लेने हैं। जब सैम्पलिंग मल्टी सैम्पलिंग जब अप्लाई करोगे तो कितने बार उस डेटा को मर्ज करना है, या फिर कितने कलर्स तुम लोगों के दिख रहे हैं। तो जितनी जैसी इमेज रहेगी उस पे पिक्सल का जो कलर है वो वैरी करेगा। तो पर पिक्सल कितने सैंपल तुम लोग कलेक्ट कर रहे हो, ये कौन तुम्हारा काउंट करेगा? तुम्हारा uint काउंट वाला मेंबर, ठीक है। उसके बाद जो uint क्वालिटी वाला मेंबर है, ये क्या कर रहा है? ये डिजायर्ड क्वालिटी लेवल को काउंट कर रहा है, ठीक है, कि कितनी क्वालिटी तुमको चाहिए उस पर्टिकुलर इमेज या उस पर्टिकुलर शेप के लिए। और ये जो क्वालिटी लेवल रहेगा ये वैरी करेगा तुम्हारे हार्डवेयर के ऊपर, ठीक है। अगर तुम्हारा हार्डवेयर उतने कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है कि एकदम हाई लेवल की क्वालिटी नहीं दे पा रहा, तो क्वालिटी लेवल वैरी होगी, वरना प्रॉपर क्वालिटी नजर आएगी। तो ठीक है, ये सेकंड वाला जो है uint क्वालिटी, ये क्या काउंट तो क्वालिटी वाला है वो क्या काउंट कर रहा है? तुम्हारा क्वालिटी को काउंट कर रहा है कि कितने क्वालिटी का तुम्हारा जो भी इमेज रहेगा वो रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, हायर सैंपल काउंट्स और हायर क्वालिटी इज मोर एक्सपेंसिव टू रेंडर, सो ट्रेड ऑफ बिटवीन क्वालिटी एंड स्पीड मस्ट बी मेड।
एक चीज याद रखो, हायर सैंपल काउंट या फिर हायर क्वालिटी जो रहेगी वो एक्सपेंसिव रहेगी। तो एक ट्रेड ऑफ बनाना पड़ेगा तुम लोगों को। दैट मीन्स कि तुम लोगों को प्रॉपर करना पड़ेगा कि अगर ज्यादा भी क्वालिटी जा रही है जो कि उतनी यूजफुल नहीं है, तो उतना क्वालिटी में नहीं जाना चाहिए। थोड़ा कम क्वालिटी एज वेल एज जो सैंपल काउंट रहेगा उसको भी तुम लोग प्रॉपरली मैनेज करके क्या करोगे, ट्रेड ऑफ करोगे, एक तरह से बीच में कंपेयर करोगे, तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा। द रेंज ऑफ क्वालिटी लेवल डिपेंड्स ऑन द टेक्सचर फॉर्मेट एंड द नंबर ऑफ सैंपल्स टू टेक पर पिक्सल। तो क्वालिटी का भी जो रेंज रहेगा वो डिपेंड करेगा कि कितने सैंपल्स पर पिक्सल तुम लोग ले रहे हो। अगर ज्यादा ले रहे हो तो क्वालिटी हो सकता है हायर हो जाएगी, अगर कम ले रहे हो तो क्वालिटी ऑब्वियसली कम होगी। तो ये दोनों मेंबर के बीच में एक तरह से तुम लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी क्वालिटी एज वेल एज काउंट जो है वो प्रॉपरली तुमको मिलेगा। फिर उसके बाद देखो, यूज द फॉलोइंग मेथड टू क्वेरी द नंबर ऑफ क्वालिटी लेवल्स फॉर अ गिवन टेक्सचर फॉर्मेट एंड सैंपल काउंट। तो अगर तुम लोगों को क्वेरी करना है दोनों भी मेंबर्स के बीच में, तो और एक चीज उन लोगों ने दी हुई है, देखो एच रिजल्ट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, D3 D11 डिवाइस, दैट मीन्स डायरेक्ट 3D डायरेक्ट 11 डिवाइस चेक मल्टी सैम्पलिंग क्वालिटी। अब यहाँ पे क्वालिटी लेवल चेक करने के लिए देखो एक दिया हुआ है एट्रीब्यूट चेक मल्टी सैंपल क्वालिटी लेवल्स, ठीक है। उसके बाद देखो DXGI फॉर्मेट, यहाँ पे फॉर्मेट क्या दिया हुआ है, यू इन सैंपल काउंट एज वेल एज यू इन इंटू पीनम क्वालिटी लेवल्स। यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं हम लोग, क्वालिटी लेवल को चेक कर रहे हैं एज वेल एज सैंपल काउंट को भी चेक कर रहे हैं। तो ज्यादा यहाँ पे फोकस है तुम्हारे क्वालिटी लेवल्स पे। वाई, बिकॉज यू आर चेकिंग दी क्वालिटी लेवल। तो यहाँ पे DXGI फॉर्मेट में दो चीजें डालनी है, यू इन सैंपल काउंट एंड यू इन बाय तुम्हारा pnum क्वालिटी लेवल, ठीक है। दिस मेथड रिटर्न 0 इफ द फॉर्मेट एंड सैंपल काउंट कॉम्बिनेशन इज नॉट सपोर्टेड बाय द डिवाइस। जब ये मेथड रन करोगे तुम लोग और तुम लोगों को 0 मिल रहा है अगर मेथड केस में रिटर्न में, तो तुम्हारा जो सैंपल काउंट का कॉम्बिनेशन है या फिर जो क्वालिटी है वो तुम्हारा डिवाइस सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अदरवाइज द नंबर ऑफ क्वालिटी लेवल्स फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन विल बी रिटर्न थ्रू द pnum क्वालिटी लेवल्स पैरामीटर। अदरवाइज क्या होगा, जितने भी तुम्हारे नंबर ऑफ क्वालिटी लेवल्स है उतने नंबर तुम्हारे रिटर्न होंगे वहां पे इस मेथड के रिटर्न में, जिससे तुमको क्या पता चलेगा कि तुम्हारा कितने लेवल ऑफ क्वालिटी तुम्हारे जो इमेज है उस पर अप्लाई की गई है। Valid quality levels for texture format and sample count combination range from 0 to pnum quality level -1। तो इसकी रेंज देखो क्या रहेगी वैलिड क्वालिटी की, 0 से लेके 1 तक, सॉरी इट्स नॉट -1 इट्स 1। क्वालिटी लेवल 0 से लेके कहां तक रहेगी, 1 तक रहेगी। अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ सैंपल्स दैट कैन बी टेकन पर पिक्सल। अब अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ सैंपल्स तुम लोगों को काउंट करने, क्वालिटी के जो मेथड था वो जैसे क्वालिटी लेवल्स पता चल रहे हैं कि कितने क्वालिटी लेवल्स रहेंगे, उसी के साथ अगर नंबर ऑफ सैंपल काउंट्स भी जज करना है तुम लोगों को तो उसके लिए भी अलग से आता है। देखो D3 D11 मैक्स मल्टी सैंपल सैंपल काउंट अब यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हावेवर अ सैंपल काउंट ऑफ 4 और 8 इज कॉमन इन ऑर्डर टू कीप द परफॉर्मेंस एंड मेमोरी कॉस्ट ऑफ मल्टी सैम्पलिंग रीजनेबल। इफ यू डू नॉट विश टू यूज मल्टी सैम्पलिंग, सेट द सैंपल काउंट टू 1 एंड द क्वालिटी लेवल टू 0। ऑल डायरेक्ट 3D11 कैपेबल डिवाइसेस सपोर्ट 4 टाइम्स मल्टी सैम्पलिंग फॉर ऑल रेंडर टारगेट फॉर्मेट्स। तो देखो नॉर्मली जो सैंपल काउंट रहता है नॉर्मल डिवाइसेस में वो रहता है 4 से लेके 8 तक, ठीक है। ये कॉमन सैंपल काउंट। तो इन ऑर्डर टू कीप द परफॉर्मेंस एंड मेमोरी कॉस्ट ऑफ मल्टी सैम्पलिंग रीजनेबल, तो अगर 4 से लेके 8 के बीच में अगर सैंपल काउंट है तो तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है एज वेल एज जो कॉस्ट है उसका वो रीजनेबल रहेगा, मतलब हर कोई उसको एफोर्ड कर सकता है। इफ यू डू नॉट विश टू यूज मल्टी सैम्पलिंग, सेट द सैंपल काउंट टू 1 एंड द क्वालिटी लेवल टू 0। और अगर तुम लोग मल्टी सैम्पलिंग को यूज नहीं कर रहे हो तो जो तुम्हारा सैंपल काउंट रहेगा उसको 1 को सेट कर देना है, क्वालिटी लेवल को 0 पे सेट कर देना है। ऑल डायरेक्ट 3D11 कैपेबल डिवाइसेस जो कि डायरेक्ट 3D को सपोर्ट करते हैं, सारे डिवाइसेस जो डायरेक्ट 3D11 को सपोर्ट करते हैं वो मल्टी सैम्पलिंग को भी सपोर्ट करते हैं और 4 टाइम्स मल्टी सैम्पलिंग को भी सपोर्ट करते हैं। तो अगर इस फॉर्मेट में तुम लोग यूज कर रहे हो जो डिवाइसेस तुम्हारा डायरेक्ट 3D11 को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मल्टी सैम्पलिंग को भी सपोर्ट करेंगे और तुम्हारे 4 टाइम्स मल्टी सैम्पलिंग को भी सपोर्ट करेंगे। तो नॉर्मल जो रेंज रहती है वो कहाँ से कहाँ तक रहती है, 4 से लेके 8 तक, ठीक है। तो 4 से लेके 8 तक ये नॉर्मल सैंपल काउंट की रेंज है तुम्हारे मल्टी सैम्पलिंग के अंदर, जिसमें तुम्हारा कॉस्ट भी रीजनेबल है एज वेल एज जो मेमोरी यूज हो रही है वो भी रीजनेबल है, ठीक है। तो ये एक हर कोई अफोर्ड कर सकता है इस चीज को। तो ये समझ में आया, मल्टी सैम्पलिंग इनडायरेक्ट 3D समझ में आया, इज इट क्लियर? हाँ मैम समझा। ठीक है, देखो नाउ
नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं फीचर लेवल्स। फीचर लेवल्स इतना डीप में नहीं जाना, समझ में लो शॉर्ट में, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जस्ट शॉर्ट में समझ लो इसको। देखो, डायरेक्ट 3D11 इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ फीचर लेवल्स रिप्रेजेंटेड इन कोड बाय द D3D feature level enumerated type, which roughly correspond to various direct 3D versions from version 9 to 11। देखो यहाँ पे कोड दिया हुआ है जहाँ पे डायरेक्ट 3D के फीचर्स अगर तुम लोग कोई यूज कर रहे हो तो वो फीचर पर्टिकुलरली अप्लाई हो सकता है या नहीं उस वर्जन पे। जैसे सॉफ्टवेयर कोई यूज करते हो तो उसके अलग अलग वर्जन्स होते हैं। इवन अगर तुम एप्स यूज करते हो व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप के भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, लेकिन हर एक वर्जन के फीचर्स अलग है। लाइक पहले जो व्हाट्सअप आता था उसमें कॉलिंग का भी फीचर नहीं होता था, जो तुम्हारे ये ब्लू टिक वाला फीचर है ये भी नहीं होता था, सिंगल टिक होते थे, राइट। तो बहुत सारे फीचर्स व्हाट्सएप के एनहांस होके रिसेंट वर्जन में आए हैं। तो अगर तुम लोग व्हाट्सएप के प्रीवियस वर्जन को यूज करोगे तो ये सारे फीचर्स उसमें नहीं चलेंगे। तो अगर फीचर लेवल को यूज करना है कि कौन सा फीचर किस वर्जन में चल रहा है, तो ये फीचर लेवल वाला जो पैरामीटर है ये यूज करना पड़ता है। तो देखो यही चेक कर रहे हैं, नीचे देखो एक टाइप डिफाइन किए है D3D फीचर लेवल। ये टाइप के बाद देखो D3D फीचर लेवल 9.1। 9.1 बोले तो डायरेक्ट 3D का वर्जन 9.1, ठीक है। उसी तरह से देखो नीचे 9.2, 9.3, 10.0, 10.1 एंड 11.0, इतने सारे वर्जन्स के कोड में डाले हुए हैं नेम। अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा वर्जन जो है ये सपोर्टिव है। देखो, फीचर लेवल डिफाइंस a strict set of functionality. The idea is that if a user's hardware did not support a certain feature level, the application could fall back to an older feature level। तो देखो यहाँ का जो आइडिया है, मेन जो एम है इसका, ये क्या कर रहा है कि अगर सर्टन फीचर लेवल सपोर्ट नहीं कर रहा कोई वर्जन, तो जो उसका नेक्स्ट वर्जन रहेगा तो पैरामीटर किस पे फॉल बैक करेगा, उसके नेक्स्ट वर्जन पे फॉल बैक करेगा जिसपे वो सपोर्टिव है वो फीचर, ठीक है। इसीलिए हम लोग इतने सारे वर्जन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो जो सपोर्टिव वर्जन है ऑटोमेटिकली वो उसी वर्जन को रेंडर करता है। फॉर एग्जाम्पल, टू सपोर्ट अ वाइडर ऑडियंस एंड एप्लीकेशन माइट सपोर्ट। तो देखो एक एग्जाम्पल दिए, अगर वाइडर ऑडियंस को सपोर्ट करना है, बहुत ज्यादा ऑडियंस को अगर सपोर्ट करना है, तो जो वर्जन सपोर्टिव है वो कौन से है, डायरेक्ट 3D 11, 10.1, 10 एंड 9.3 लेवल हार्डवेयर। तो ये चार ही सपोर्ट करते हैं वाइडर ऑडियंस को। अगर बाकी के वर्जन्स यूज कर रहे हो तो वो सपोर्टिव नहीं रहेंगे। The application would check feature level support from newest to oldest. That is, the application would first check if Direct 3D 11 is supported, second Direct 3D 10.1, then Direct 3D 10, and finally Direct 3D 9.3। तो अगर ये चार एप्लीकेशंस में से हमें फीचर लेवल चेक करना है तो क्या सीक्वेंस रहेंगी, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, मतलब जो सबसे रिसेंट वर्जन है पहले उसको चेक किया जाएगा कि वो सपोर्ट कर रहा है या नहीं। अगर वो नहीं कर रहा, देन उसके बाद जो सेकंड वर्जन है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो था वो डायरेक्ट 3D 11 था, तो 11 को चेक किया जाएगा। अगर वो नहीं तो फिर डायरेक्ट 3D 10.1 को चेक किया जाएगा। अगर वो भी नहीं तो 10 को, देन अगेन 9.3 को। तो इस तरह से न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट सीक्वेंस में हम लोग जो वर्जन है उनको चेक करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, टू फेलिसिटेट दिस ऑर्डर ऑफ टेस्टिंग द फॉलोइंग फीचर लेवल एरे वुड बी यूज्ड। द एलिमेंट ऑर्डरिंग द एरे इंप्लाइज द ऑर्डर ऑफ फीचर लेवल टेस्टिंग। तो देखो इस तरह से एरे यूज किया जाता है। ये जो नीचे कोड दिख रहे हैं, फीचर लेवल देखो कितने हैं, 4, तो एरे में 4 तुम लोगों को प्लेस करना है, ठीक है। तो सॉरी 3 है, इसीलिए एरे में 4 नहीं, ठीक है। देखो फीचर लेवल्स जो है वो 4 दिए हुए, तो एरे में तुम लोग कितने प्लेस करोगे, 4 प्लेस करोगे। तो डायरेक्ट 3D फीचर लेवल 11.0 फर्स्ट जो तुम्हारा वर्जन है उसको चेक करेगा, वो फर्स्ट चेक D3D 11 सपोर्ट। फिर उसके बाद 10.1, 10.0 एंड 9.3, ये 4 थे, इसीलिए हमने एरे में कितना प्लेस किए, 4 प्लेस किए। दिस एरे वुड बी इनपुट इनटू अ डायरेक्ट 3D इनिशियलाइजेशन फंक्शन एंड द फंक्शन वुड आउटपुट द फर्स्ट सपोर्टेड फीचर लेवल इन द एरे। तो एरे का जो सबसे पहला जो सपोर्टेड फीचर रहेगा उसी को वो आउटपुट के तौर पे देगा, बाकी के जो 3 रहेंगे वो रिजेक्ट किए जाएंगे। इफ फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट 3D रिपोर्टेड बैक दैट द फर्स्ट फीचर लेवल इन द एरे दैट वाज सपोर्टेड वाज D3D feature level 10.0, then the application could disable Direct 3D 11 and Direct 3D 10.1 features and use the Direct 3D 10 rendering path। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो 10.0 को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट सपोर्टेड फीचर लेवल जो था वो 10.0 था, तो बाकी के जो 3 रहेंगे 11.0, 10.1 और 9.3, इनको क्या किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा, इनके फीचर्स को भी एलिमिनेट किया जाएगा, ठीक है। और यूज किसको किया जाएगा, तुम्हारे जो सपोर्टिव था, जैसे 10.0 सपोर्टिव था तो उसी को यूज किया जाएगा, ठीक है। इधर तक समझा फीचर लेवल, नॉर्मल
चीज है इसका आइडिया कि फीचर्स को डिफाइन करता है कि कौन सा वर्जन जो है वो कितने फीचर्स को सपोर्ट कर रहा है। अगर किसी फीचर लेवल को जज करना है कि कौन सा वर्जन सपोर्ट कर रहा है, तो ये पैरामीटर हम लोग फीचर लेवल वाला पैरामीटर यूज करते हैं और चेक करते हैं। तो जितने भी वर्जन अवेलेबल है वो वर्जन डाल के उसमें से सिर्फ चेक करना है, तो जो सपोर्टिव वर्जन रहेगा वो रिटर्न में आएगा, बाकी के जो वर्जन रहेंगे वो एलिमिनेट किए जाएंगे। क्लियर है? फीचर लेवल समझ में आया? इज इट क्लियर? हाँ। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं यहाँ पे। बाय बाय।